राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ विद हिंदी। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं महाराजा मूवी, जो 2024 में रिलीज़ हुआ है। ये एक तमिल मूवी है, इसका वर्तमान तक हिंदी वर्जन आया नहीं है। ऐसी मूवी यार सालों में एक बार बनती है। इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैं आप सबसे सजेस्ट करना चाहूँगी, एक्सप्लेनेशन पूरा सुने, मत छोड़िएगा, क्योंकि इसको आप जब तक पूरा नहीं सुनेंगे तब तक आपका इसका स्टोरी का जो मेन चीज़ वो समझ में नहीं आने वाला है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए हम सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो कमेंट में मुझे नाइस लिख दीजिएगा। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। शुरुआत में हमें महाराजा नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है, जो कि एक सैलून में काम करता है, जहाँ पे वो अपने ऑनर को जाके हाफ डे का छुट्टी मांगता है। वो वहाँ पे इन्फॉर्म करता है कि उसको उसकी वाइफ के साथ कहीं पर जाना है, जिसके बाद सुनने के बाद वो जो ऑनर होता है उसको छुट्टी दे देते हैं। कि नेक्स्ट डे सीन हमें दिखाया जाता है जब महाराजा अपने घर के सामने एक टॉय शॉप में से जाकर अपनी बेटी के लिए एक टॉय खरीद रहा होता है, और उसके ठीक घर के सामने उसकी बेटी और उसकी बीवी बैठी रहती है, जहाँ पे उसकी बीवी उस टॉय को देख रही होती है। उसी वक्त एक गाड़ी का जो ब्रेक होता है वो फेल होने की वजह से गाड़ी सीधा उनके घर के अंदर घुस जाती है, और वहीं पर उसकी बेटी और उसकी बीवी का मौत हो जाता है, जिसको देखने के बाद महाराजा की आंखों के सामने से ज़मीन हिल जाती है। थोड़ी देर के बाद हमें एज अ व्यूअर्स ये पता चलता है कि एक्चुअल में उस एक्सीडेंट में महाराजा की बीवी का ही मौत हुआ था, उसकी बेटी जिंदा रह गई थी। बाद हमें महाराजा और उसकी बेटी का बॉन्डिंग दिखाया जाता है, जहाँ पे महाराजा की जो बेटी होती है, महाराजा उसको काफ़ी प्यार से संभाल के रखता है, मतलब उसका छोटी मोटी चीज़ों का केयर करता है, उसको प्यार से पालता पोसता है, पूरा लाड़ लड़ा के। उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे महाराजा की जो बेटी होती है वो बड़ी हो चुकी होती है। अब वो स्कूल में एडमिशन हो चुकी होती है, वो काफ़ी अच्छा स्पॉट में खेला करती थी, जिसकी वजह से एक दिन यहाँ पर महाराजा को भी देख पाते हैं, जिसका खुद का एक सैलून हो चुका था, मतलब वो अपना खुद का एक सैलून खोल चुका होता है। और उसी सैलून में जब वो काम कर रहा होता है तो उसको अपने बेटी के स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से कॉल आता है, जहाँ पे उसको स्कूल में बुलाया जाता है। फिर हम प्रिंसिपल और उसकी महाराजा की बेटी और महाराजा को तीनों को देख पाते हैं, जहाँ पे महाराजा की बेटी को प्रिंसिपल काफ़ी बुरा भला कहता है, क्योंकि उसके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगा था। पर वहाँ पे थोड़ी देर के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि उसकी बेटी ने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं था, वो किसी और लड़के ने किया था, जिसको देखने के बाद उसके बाप को, महाराजा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो प्रिंसिपल को काफ़ी रूडली ये कहते हैं कि मेरी बेटी से माफ़ी मांगो, आपने उसका दिल दुखाया है। पर प्रिंसिपल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, पर वो किसी न किसी बहाने से यहाँ पे उसकी बेटी को ये कहता था कि मेरी नज़र तुम पे है, आगे कोई भी ऐसा गलती होगा तो मैं तुम्हें जरूर स्कूल से निकाल दूंगा। बट महाराजा ये सब सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बार बार प्रिंसिपल से ये कह रहा था कि आपने मेरी बेटी का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांगिए। तो प्रिंसिपल ये बात को नहीं मानता है। उसके थोड़ी देर के अंदर ही महाराजा का गुस्सा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको देख के प्रिंसिपल को भी डर लगने लग जाता है, और उसी वक्त वहाँ पर उसकी बेटी से माफ़ी भी मांगता है। उसके बाद हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज्योति, जो महाराजा की बेटी होती है, वो महाराजा को ये इन्फॉर्म करती है स्पॉट की तरफ से उसको स्कूल से कहीं दूर भेजा जा रहा है उसका, ताकि अच्छे से वो गेम खेल सके। पर महाराजा कभी ज्योति को कहीं अकेला भेजा नहीं था, तो इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रहा होता है। बट उसने ज्योति को कभी कहीं जाने के लिए मना भी नहीं किया था, जिसकी वजह से उसको भेजने के लिए वो तैयार हो जाता है। उसके बाद ज्योति जब चली जाती है, हम महाराजा को देख पाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अकेला हो चुका था और अपसेट रहा करता था। इनफैक्ट वो दिन भर सोया ही रहता था, क्योंकि उसको ज्योति के बिना रहने की आदत नहीं थी। बस सीन शिफ्ट होता है एक गैरेज के ऊपर, जहाँ पे हम गैरेज में एक आदमी को देख पाते हैं, जो वहाँ के वर्कर्स को जाके मार रहा होता है, मतलब हाथापाई कर रहा होता है, जस्ट बिकॉज उसने जो गाड़ी ठीक करने के लिए दिया था उसके अंदर एक चश्मा था, जो कि उसकी वाइफ ने उसको गिफ्ट किया था। जब गाड़ी ठीक करने दिया था वो चश्मा उसके अंदर था, और जब गाड़ी डिलीवर हुआ वो चश्मा वहाँ पे मिसिंग था, और वो आदमी उस चश्मे को काफ़ी ध्यान से रखा करता था। उसी वक्त वहाँ पे जो वर्कर एक्चुअल में वो गाड़ी सही किया था वो आ जाता है, और उसके बाद वो आदमी उसको भी मारने लग जाता है। उसको मार पीट के ये धमकी दे के जाता है कि तुम कैसे भी करके वो चश्मा मुझे रिटर्न करो, वरना मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उस चश्मे को मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया था। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा रात का, जहाँ पे हम उसी आदमी को देख पाते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठ के दारू पी रहा होता है, और उसी वक्त वो जो वर्कर होता है वो आता है और उसके सामने वो चश्मा को दिखाता है, और वहीं पर उसको तोड़ देता है। जिसके बाद वो वर्कर उस इंसान को, जो सुबह उसको मार रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा मारता पीटता है, और उसको ये भी कहता है कि आगे ऐसी कोई भी गलत हरकत किया या फिर मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। सीन सीधा शिफ्ट होता है महाराजा के ऊपर, जहाँ पे महाराजा को हम एक पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं। वो वहाँ पे कंप्लेन लिखाने आया होता है कि उसकी लक्ष्मी खो गई है। एक्चुअली महाराजा के घर में महाराजा की बेटी ज्योति, महाराजा और लक्ष्मी नाम का एक डस्टबिन रखा जाता है, जिसको महाराजा जो होता है काफ़ी ध्यान से रखा करता था। और पुलिस स्टेशन में वो उसके खो जाने की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है, जहाँ पे पुलिस वाले उसको पूछते हैं कि लक्ष्मी कौन है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी या फिर तुम्हारी बहन कौन है और कहाँ खोई। जिसके बाद महाराजा उनको ये बताता है कि वो तो एक डस्टबिन का डब्बा है और कुछ नहीं, पर मेरे लिए बहुत खास है और बहुत इंपॉर्टेंट भी,
जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ये बताया जाता है जब उस गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था और यहाँ पे महाराजा की आंखों के सामने उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, तो ज्योति जो थी उसी डस्टबिन के नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी। इसीलिए महाराजा उसको हमेशा संभाल के रखा करता था और उसका नाम लक्ष्मी दे रखा था। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं कि कोई डस्टबिन ढूंढने के लिए तुम्हारे यहाँ पे कंप्लेन करने आए हो, डस्टबिन ढूंढना क्या इतना इंपॉर्टेंट है। पर महाराजा बिल्कुल बावला हो जाता है जैसे उस डस्टबिन में उसकी जान बचती हो। इनडायरेक्टली अगर हम कहने जाएँ तो ये हो भी सकता है, क्योंकि जिस एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली खत्म होने वाली थी वहीं पर ही उसकी बेटी उस डस्टबिन की वजह से बच गई थी, तो कनेक्शन तो जुड़ ही जाता है। खैर, अब स्टोरी पे आते हैं। तो महाराजा वहाँ पे उनको एक्सप्लेन करता है कि उस दिन रात को जब वो सैलून से रिटर्न आया तो घर पे 3 चोर घुसे हुए थे, और जैसे ही महाराजा घर पे एंट्री करता है तो वो चोर वो टीन का डब्बा मतलब वो डस्टबिन लेके वहाँ से भाग जाते हैं, जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों को समझ में नहीं आता कि इस केस को वो कैसे हैंडल करें। तो वो ये कहते हैं कि हमारे सीनियर का आने का वेट करो, जैसे हमारे सीनियर आते हैं हम आपका ये कंप्लेन के बारे में उनको इन्फॉर्म करेंगे, और महाराजा वहीं पर ही बैठा रहता है। इस तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो आरडीओ के ऑफिस में घुसकर किसी के घर में जाकर वहाँ के कुछ कागज़ और गहने चोरी कर रहा होता है। बट एज अ व्यूअर्स थोड़ी देर के बाद हमें ये बताया जाता है कि एक्चुअल में वो आदमी तो पुलिस वाला ही होते हैं, और वो लोग वहाँ पे अज्यूम करते हैं कि चोर किस तरह आया था और कैसे चोरी करके वहाँ से जा सकता है, क्योंकि उससे पहले उस जगह में जिस चोर ने चोरी किया था वो लोग गायब हो चुके थे। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो जो पुलिस वाला होता है वो वहाँ से असली गहने निकाल के डुप्लीकेट गहने रखवा देता है और वहाँ से चला जाता है। एज अ व्यूअर्स हमें ये बताया जाता है वो पुलिस वाला बहुत ही बदमाश आदमी था। इनफैक्ट वो लोगों से पैसा हड़प करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन आता है और महाराजा से बात करता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन का हालत बहुत ही घटिया था, मतलब गंदा हो चुका था। महाराजा अपने गुस्से को काबू ना करके पुलिस वालों के ऊपर हमला कर चुका होता है। पर पुलिस वाला वहाँ पे महाराजा से पूछता है लक्ष्मी के बारे में, स्टोरी सेम यहाँ पे महाराजा उसको बताता है। तो पुलिस वाले को लगता है कि जरूर उस डस्टबिन के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से कि डस्टबिन के लिए इतना बावला होया जा रहा है। उसके बाद महाराजा उसको पैसा भी ऑफर करता है कि तुम कैसे भी करके डस्टबिन ढूंढ दो, मैं तुमको जितना हो सके उतना दूंगा। इनफैक्ट वो हाथों हाथ वहाँ पे 50,000 रुपये पुलिस वालों के हाथ में देता है डस्टबिन ढूंढने के लिए, और डस्टबिन मिलने के बाद और 50,000 देने का बात करके जाता है, जिसके बाद पुलिस वालों के मन में लालच आ चुका था। अब वो किसी भी तरह से वो डस्टबिन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस तरफ हमें शेरवा नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो पैसे से चोर होता है, और उसकी बीवी और वाइफ भी, मतलब बीवी और एक बच्ची भी होती है, जिसके बच्ची के पीठ में एक घाव होता है और उसको बार बार दवाई लगा के ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि जल्दी भर नहीं रहा होता है। बट यहाँ पे शेरवा जो होता है अपनी बीवी और बेटी के सामने काफ़ी साफ और इंसान, जो अच्छा इंसान है वो बन के रहा करता था। उनकी बीवी को अभी तक पता नहीं था कि उसके हस्बैंड जो उनके लिए पैसा या फिर गहने जेवरात लेके आते हैं वो एक्चुअल में किसी के घर से लूट के लाया करते थे, और यहाँ पे उनको सामने वो बिल्कुल अच्छे इंसान बन के रहा करते थे। फिर से स्टोरी महाराजा के ऊपर डिपेंड आती है, जहाँ पे महाराजा के डस्टबिन को ढूंढने के लिए पुलिस वाले हर जगह तैनात हो चुके थे। इनफैक्ट हर जगह ढूंढने लगे थे। वो अपने जो गुप्त चोर होते हैं उन लोगों से भी पूछा कर रहे थे। इनफैक्ट वो फोटो लेके हर एक जगह ढूंढने लग जाते। इधर हम महाराजा को भी देख पाते जो पुलिस वालों के अंडर में रह के, मतलब पुलिस स्टेशन में उनको पुलिस वाले काम भी करवाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि महाराजा डस्टबिन के लिए इतना बावला क्यों होया जा रहा है। तो कैसे भी करके वो महाराजा को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी महाराजा ने उनको 50,000 तो दे दिया था। वो और 50,000 पाने के चक्कर में यहाँ पे महाराजा से अपना गाड़ी साफ करवाते हैं, चाय मंगवाते हैं, खाना मंगवाते हैं, मतलब उनको नौकरों के जैसा खटवाने लग गए थे। मैं बीत चुका था, पर यहाँ पे महाराजा के डस्टबिन के बारे में किसी को कोई खोज खबर नहीं थी। उसके बाद महाराजा एक दिन उसी पुलिस ऑफिसर का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके बगल में और एक आदमी बैठा हुआ था जो उसी मैकेनिक की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने आया था। जहाँ पे वो महाराजा से ये पूछता है कि भैया आपका क्या प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं। जहाँ पे महाराजा उसको अपना स्टोरी बताता है। महाराजा के साथ में जो उस गाड़ी का मैकेनिक का जो आदमी बैठा हुआ था, उसके पास से जब वो उस आदमी का फोटो देखता है और साथ ही साथ उस गाड़ी का नंबर को नोटिस करता है, तो उसको फ्लैशबैक याद आता है कि जिस रात को उस दिन उसकी लक्ष्मी खोई थी, उस दिन उस घर में चोरों के साथ उसकी हाथापाई हुई थी, जिसके एक चोर के पॉकेट से उसको उसी गाड़ी के नंबर का कागज़ मिला था। जिसके बाद वो रात को जाता है और उसी गाड़ी के बारे में छानबीन करने लगता है। उसको लगता है हो ना हो कहीं ना कहीं वो आदमी इसके साथ कनेक्टेड है। मतलब 3 चोर में से यहाँ पर महाराजा को एक चोर तो मिल ही चुका था। जब महाराजा उस दिन रात को वहाँ पे गाड़ी के बारे में आके पूछ रहा होता है, तो इधर वो आदमी जो वहाँ का सेल्समैन था, उसका नाम धरा होता है, वो वहाँ पे उस आदमी को मारने के लिए गया था जो सुबह सुबह उसको मार रहा होता है। जहाँ पे वो बार में वो उसको मार के रिटर्न आ रहा होता है, तो यहाँ पे महाराजा उसका पीछा कर रहा होता है, और यहाँ पे धरा उस चीज़ को नोटिस कर लेता है और अपने आगे कुछ आदमियों को फ़ोन करके आगे खड़े होने के लिए कहता है, ताकि वो महाराजा से पूछ सके कि उसका पीछा क्यों किया जा रहा है। उसके बाद महाराजा भी उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। फिर धरा के जो आदमी होते हैं वो महाराजा को पकड़ लेते बीच रास्ते में और बहुत मारते हैं। यहाँ पे महाराजा को पता चलता है उस दिन उसके घर में जब चोरी हुई थी, तो वहाँ पे उन आदमियों के बीच में से धरा भी एक आदमी था। जिसके बाद वो वहाँ पे हर एक आदमी को पकड़ के बहुत मारता है और सबकी पीठ में एक घाव तलाशता है, क्योंकि उस दिन जब हाथापाई हुई थी एक आदमी के पीठ में चोट लग गया था, जिसको ढूंढ रहा था यहाँ पे।
यहाँ पे धरा काफ़ी हद तक गुस्सा हो जाता है और महाराजा को गुस्से से ये बताता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। एक्चुअली उस रात को जब हम लोग तेरे घर पे चोरी करने आए थे, हमारे हाथापाई के बीच में एक आदमी तो पुलिस वाला भी था, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बोल के गाड़ी लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब ये सुनने के बाद महाराजा को काफ़ी हद तक गुस्सा आता है और वहीं पर वो धरा को मार देता है। और हमें ये बताया जाता है एक्चुअल में महाराजा उसी आदमी का मुंह से सुन के कि तुम्हारे सब पीछे एक पुलिस वाला भी था जो उस दिन तुम्हारे घर में चोरी किया था, वही सुन के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने आया था ताकि उस आदमी को वो पकड़ सके। और साथ ही साथ हमें वो आदमी जिसको धरा ने मारा था वो आके कंप्लेन करते कि जिस आदमी को उस दिन वो आके मारा था उससे पहले और एक आदमी आके मुझे गाड़ी के बारे में भी पूछ रहा था। इधर हम फिर से पुलिस वालों को देख पाते हैं जो महाराजा के डस्टबिन को खोजने की कोशिश कर रहे होते पर उनको कहीं पर मिलता नहीं है। तो यहाँ पर वो पैसा हड़पने के लिए एक डुप्लीकेट डस्टबिन उसी टाइप का बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद उनको ये पता चलता है कि 3-4 दिन के बाद वो डस्टबिन उनको मिल जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे वो महाराजा को बुलाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग ताकि वो स्टोरी जैसा भी हो कुछ भी हो वो आके बता दे, ताकि वो लोग एक झूठा चोर भी अपना तैयार कर दे जिसको वो वही सेम स्टोरी बता सके और ये प्रूव कर सके कि वो डस्टबिन उसी का ही है। अगर महाराजा ये डस्टबिन लेने के लिए मना कर देता है तो ये लोग उसको जेल में डाल देंगे और ये बार बार पूछेंगे कि उस डस्टबिन के अंदर ऐसा क्या था, क्योंकि उनको लगता था कि डस्टबिन के अंदर कुछ बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इधर सीन शिफ्ट होता है सिल्वा के ऊपर, जहाँ पे सिल्वा को बताया फ़ोन में उसकी बीवी फ़ोन करती है और ये बताती है कि उसकी बेटी का बर्थडे का आज इवनिंग को पार्टी दिया गया है। और जहाँ पे सिल्वा ये कहता है कि वो अपनी बेटी को एक सोने का चेन गिफ्ट करेगा, जहाँ पे उसकी बीवी ये कहती है कि सोने के चेन को लाते वक्त आप प्लीज़ अपना शेविंग करके आइएगा। जहाँ पे जो सिल्वा होता है वो महाराजा के शॉप पर ही जाता है अपना शेविंग कराने के लिए, जहाँ पे उसका दोस्त उसको फ़ोन करके ये इन्फॉर्म करता है कि हम दोनों के बारे में, हम लोग जो चोरी करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी पुलिस को पता चल चुका है और ये बात पेपर में भी आ चुकी है, हम दोनों को सावधान रहना पड़ेगा। पर यहाँ पे सिल्वा को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसे वो कॉल डिस्कनेक्ट करता है तो पीछे यहाँ पे वो देखता है कि महाराजा खड़ा है, क्योंकि उससे पहले भी जब उसकी वाइफ के साथ बात हो रहा था तो महाराजा वहीं पर खड़ा था और वो सारी बातें सुन लिया था। तो अब यहाँ पे सिल्वा को ये डाउट होता है कि महाराजा सारी बातें सुन लिया है। उसके बाद यहाँ पे सिल्वा का जो मोबाइल था उसका बैटरी डाउन हो जाता है, जिसके बाद उसका जो चार्जर खरीदने दूसरे दुकान में जाता है। बट हड़बड़ी में वो सोने का चेन जो अपनी बेटी के लिए खरीदा था वो यहाँ पे महाराजा के शॉप पे छोड़ के चला जाता है। सिल्वा अपनी बेटी के बर्थडे मनाने के लिए या फिर सेलिब्रेट करने के लिए घर पे जाता है, जहाँ पे वो सोने की चेन को हर जगह ढूंढ रहा होता है, बट उसको सोने की चेन कहीं नहीं मिलती और उसको ये लगता है कि सोने का चेन कहीं गिर गया है। और इसी वक्त हम इधर महाराजा को देख पाते हैं जो सैलून में उसको वही बेटी का चेन मिल जाता है, जिसको याद आता है कि वो अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि आज के डेट पे उसकी बेटी का बर्थडे है और ये चेन उसको गिफ्ट देने वाला था। तो यहाँ पे वो उसको चेन देने के लिए उसके घर निकल जाता है और उसी वक्त जब महाराजा उस चेन को देने के लिए आ रहा होता है उसके पीछे पुलिस आता है शेरवा को पकड़ने के लिए, जहाँ पे शेरवा को ये गलतफहमी हो जाती है कि महाराजा सारी बातें सुन के पुलिस को बुला के ही लेके आया। जिसके बाद यहाँ पे उसकी वाइफ को सारी बातें को सच्चाई पता चल जाती है कि महाराजा का जो शेरवा जो होता है वो एक पैसे से चोर होता है और आज तक उसने जो भी सब कुछ किया वो चोरी के बदौलत किया है। जिसके बाद यहाँ पे उसको तलाक देने के लिए बोलती है और ये भी कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहना, आज से तुम्हारा हमारी बेटी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब ये सब की जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं महाराजा को समझता था और ये सोचता था कि जैसे वो जेल से निकलेगा सबसे पहले महाराजा की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। तक हमें ये जितने भी सीन दिखाए गए थे शेरवा के रिलेटेड ये सारे के सारे पास्ट में हो चुके थे, मतलब एक पास्ट सीन दिखाया जा रहा था। मतलब मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। खैर उसके बाद हम फिर से महाराजा को देख पाते हैं जो पुलिस स्टेशन में होता है। तो पुलिस वाले एक नकली डस्टबिन ऑलरेडी बना चुके थे और उसको पत्थर मार के पुराना जैसा बना चुके थे ताकि वो कहीं ना कहीं महाराजा को यकीन करा सके। और जैसे कि वो कॉल करके महाराजा को बताए थे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग आके तुम पूरी स्टोरी हमें बताओ ताकि वो एक डुप्लीकेट चोर भी तैयार कर सके। तो महाराजा वहाँ पर पुलिस स्टेशन आता है और साथ ही साथ अपना पूरा स्टोरी बताता है कि उस दिन रात को जब वो लेट से घर आया तो दरवाज़ा ओपन करता है तो उस घर के अंदर 3 चोर होते हैं। बट एक्चुअल में एज अ व्यूअर्स हमें ये दिखाया जाता है कि उस दिन रात को महाराजा ने उसकी बेटी घर आई थी और उसी 3 चोर जो होते हैं उस घर में छुपे हुए रहते हैं, जहाँ पे महाराजा की बेटी आके अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और वो चोर जो होते हैं उसको चेंज करते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद वो तीनों चोर मिलकर उसकी बेटी का रेप कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं जो भी चीज़ें चुरा कर। जिसके बाद महाराजा जब उसकी बेटी के लिए शू खरीद रहा होता है और इसी चक्कर में उसको रात को लेट हो जाता है। जब वो घर आता है तो अपनी बेटी का ऐसा हालत देख के उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बट यहाँ पे वो अपनी बेटी के बारे में ना बताते हुए अपने आप को स्टोरी में रख के एक्सप्लेन कर देता है। बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जो वर्जराजन मतलब वो पुराना वाला पुलिस ऑफिसर जो बड़ा ऑफिसर था वो उसी ऑफिसर को मतलब वो चोर ऑफिसर को वो सारी स्टोरी बताता है, जिसको सुनने के बाद उसकी आंखें खुल जाती है। मतलब उस दिन रात को जिस बेटी का उसने रेप किया था, मतलब जिस लड़की का उसने रेप किया था वो कोई और नहीं महाराजा की ही बेटी थी और उसको ये लगता है कि महाराजा स्टोरी से घुमा के क्यों कह रहा है। और वो उसी वक्त वहाँ पे बर्तन को कॉल करके ये इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे महाराजा पुलिस स्टेशन आके स्टोरी जो है उल्टा तरीका से बता रहा है और यहाँ पे पुलिस वाले भी उनको ढूंढने के लिए काफ़ी जोर शोर से तैयार हो चुके हैं। सारी बातें सुनने के बाद शेरवा उसको इन्फॉर्म करता है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल रहो और ये सब कुछ चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। जिसको सुनने के बाद पुलिस वाला एक्चुअल में बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि महाराजा ऐसे क्यों कर रहा है।
हमें महाराजा का एक फ्लैश सीन दिखाया जाता है जब महाराजा रात को रिटर्न घर आया होता है और अपनी बेटी का ऐसा हालत देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी बेटी को पुलिस सीधा जाता है हॉस्पिटल लेकर, जहाँ पे हॉस्पिटल में उसकी बेटी ये कहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने किया है, जिन लोगों ने भी किया है प्लीज़ उनको मेरे सामने लेके आइए, मुझे उनसे कुछ पूछना है कि वो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दिए। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पुलिस स्टेशन जाके वो डस्टबिन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और इस टाइप का बिहेव करता है कि लक्ष्मी मिलने के बाद वो खुशी से बावला हो गया है और साथ ही साथ वो खुशी के मारे हर पुलिस वाले के गले लगता है, जहाँ पे वो उस पुलिस वाले का भी गले लगता है जहाँ पे पीठ में लगा हुआ वो चोट को ढूंढ रहा होता है, जिसको मिलने के बाद इधर महाराजा को पता चल जाता है कि ये पुलिस वाला वही है जिसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था और साथ ही साथ उसको उम्र पूछता है, जहाँ पे वो आदमी उसको बताता है कि मेरा उम्र तो 50 है, जिसको सुनने के बाद महाराजा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब अर्ध उम्र का आदमी उसकी बेटी का रेप कर चुका था। उसके बाद उसी वक्त वो बड़ा सीनियर ऑफिसर आके महाराजा को ये कहता है कि हम इसको अभी जेल में डाल देंगे, जिसको सुनने के बाद महाराजा चौंक जाता है, जहाँ पे वो ये रिवील करता है कि हमको तो पता था कि लक्ष्मी एक बहाना है, हम तुम्हारे बारे में जब रिसर्च कर रहे थे हमें पता चलता है कि तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में है, जिसका कुछ टाइम पहले ही 3 लोगों ने रेप कर दिया है और एक्चुअल में तुम लक्ष्मी को नहीं, तुम्हारी बेटी का जिन लोगों ने रेप किया है उन लोगों को ढूंढ रहे थे। सीनियर ऑफिसर होते हैं वो ये कहते हैं कि ऐसे इंसान को तो मार देना चाहिए, जिसके बाद महाराजा उनकी बात सुन के उसी इंस्पेक्टर को जिसने उसकी बेटी का रेप किया था उसको वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि सिल्वा एक ऑफिस के अंदर छुपा हुआ है, जिसको ढूंढने के लिए वो उसके पास जाता है और वहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत जोर का मार पिटाई होता है, मतलब भयंकर फाइटिंग होता है। तो ये जो सिल्वा होता है वो उसको महाराजा को ये कहता है कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तूने जो भी मेरे साथ अभी मारपीट किया है ये तो एक दिन ठीक हो जाएगा, पर मेरे तेरी बेटी के साथ जो किया है वो ज़िंदगी भर उस जख्म को भूल नहीं पाएगी और ना ही वो दर्दनाक सीन उसकी ज़िंदगी से निकल पाएंगे। जहाँ पे उसी वक्त उसकी बेटी आती है और उसके सामने वो चेन रख देती है कि उस दिन तुमने यही लूटने के लिए हमारे घर आए थे ना, तो ये ले लो, जिसको देखने के बाद यहाँ पे उस चोर की आंख खुल जाती है कि ये चेन तुम्हारे पास कहाँ से आया और तुम इस चेन के बारे में कैसे जानते हो। तो यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, मतलब अभी तक मूवी में हम लोग जो देख रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न था, अभी रिवील होने वाला है असली मुद्दा। मतलब जो ज्योति नाम की लड़की थी वो यहाँ पे महाराजा की बेटी थी ही नहीं। एक्चुअल में उस दिन फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जब महाराजा उसकी बीबी उसकी बेटी को लेकर उसके साथ वो जो चेन था जो वो चोर उसकी दुकान में छोड़ के चला गया था सैलून में, उसकी बीबी को देने के लिए जाते हैं, जहाँ पे उसकी बीबी उसको लेने से मना कर देती है और उसी वक्त महाराजा अपनी बेटी के लिए कुछ टॉय खरीदने दुकान के बाहर जाता है, घर के बाहर जो शॉप होता है, और वहीं पर ही गाड़ी फेल होने की वजह से महाराजा की बीवी, उसकी बेटी और उस चोर की वाइफ तीनों मर जाते हैं, पर वो जो चोर की बेटी थी वो वहाँ पर जिंदा रह जाती है। और यहाँ पर जब चोर की बेटी उठ के जा रही होती है, मतलब ज्योति उठ के जा रही होती है, तो उसी वक्त उसके पीठ में वही वाला घाव वो देख लेता है, जिसके बाद उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और वो यहाँ पे महाराजा का पैर हाथ पकड़ लेता है और ये पूछता है क्या ये मेरी बेटी थी। महाराजा ये रिवील करता है कि हाँ ये तेरी बेटी थी, पर अब मैं इसका बाप हूँ और मेरी बेटी से दूर रहना। मतलब अब उस चोर के दिल में एक सबसे बड़ा दर्दनाक, मतलब एक सबसे बड़ा घाव दे चुका था। मतलब वो जाने अनजाने एक गुस्से की भावना में खुद की बेटी का खुद के आदमियों के साथ मिलकर रेप कर चुका था और इस गम को वो सह नहीं पाता है और उसी बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देता है। तो ये था मूवी का असली वाला रिव्यू। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी और वेब सीरीज़ बहुत कम मिलते हैं हम लोग को देखने के लिए। अगर आपको मेरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगा और ऐसे ही स्टोरी और मूवी के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे कमेंट में नाइस लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।